अब हम लोग शुरू करते हैं पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जब भी केस कई बार केस को एनालिसिस करने में, केस को समझने में पास हिस्ट्री का बहुत महत्व होता है। जैसे हम एक केस की बात करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आती है, उसको पीरियड्स का प्रॉब्लम था और हमेशा इरेगुलर हुए हैं। इरेगुलर नहीं कहेंगे, लेट कहेंगे, 2 से 3 महीना लेट। और 13 इयर्स की उम्र में इसको पीरियड स्टार्ट हुए। तब से लेकर के अब तक उम्र है 19 साल, उसका हमेशा पीरियड्स लेट ही आते हैं। प्रेजेंट कंप्लेन उसकी ये है। सर में दर्द दूसरी कंप्लेन, तीसरी कंप्लेन है लेग्स में पेन, काफ मसल, वॉकिंग पे बढ़ जाता है। बचपन से जुखाम की हिस्ट्री रही है। प्रेजेंट कंप्लेन इसलिए बता रही हूं कि प्रेजेंट कंप्लेन ये आई कहां से, ये हमको बताएगी पास हिस्ट्री। उसके बाद एब्डोमेन में पेन, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन खासकर रात में। वेट 76 हो गया है, 19 साल की बच्ची का वेट 76 kg। पेट में गैस बनना, दर्द होना, दस्त हो जाना बहुत जल्दी जल्दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 19 साल की बच्ची इतना बीमार हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम उसको, और वो भी स्टार्टिंग से ही, पीरियड्स जब स्टार्ट हुए तभी से, 13 साल की उम्र से। सर में दर्द उसको 1.5 साल से हो रहा है, पैरों में दर्द है उसको। एक्सीडेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है इस बच्ची का। अपने पास एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट प्रॉन टू। प्रोन टू। एक्सीडेंट प्रॉन टू मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। हम चलते चलते गिर जाते हैं, कुछ काम करने गए, लुढ़क गए। लुढ़क गए अलग बात, लुढ़क गए मतलब, लुढ़क गए का मतलब हमारा बॉडी का सेंसेशन लूज हो गया, इसलिए हम लुढ़क गए, वो नहीं कहना चाह रहे मैं। काम करते करते फिसल गए, काम करते करते गिर गए, है ना, ऊपर से नीचे गिर गए, कैसे भी, तो कई बार उसको चोट लगी है। टिश्यूज रप्चर हुए हैं, टोस के मसल्स रप्चर हुए हैं। तो एक्सीडेंट प्रॉन टू, ये प्रेजेंट कंप्लेन है। अब चूंकि सामने आ गई बात तो आप लोगों को रूब्रिक्स भी पता होने चाहिए। एक्सीडेंट प्रॉन टू माइंड में मिलेगा। एक्सीडेंट प्रॉन टू, कार से एक्सीडेंट हो रहा है तो एक दवाई है कि कई बार कार से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हमें रूब्रिक्स देखो तभी बनाना है जब बहुत प्रोमिनेंट होगा। हर बात का रूब्रिक नहीं बनेगा, है ना। अब इसका कई बार गिरी है, 3-4 बार इसका मसल रप्चर हुआ है, इसलिए एक्सीडेंट प्रॉन टू। लेकिन इसको लेना ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? कौन बताएगा? पास हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? बॉन्ड से। हम्म। गर्भावस्था से मैम। बॉन्ड। गर्भावस्था से, वेरी गुड। प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाती है पास्ट हिस्ट्री। तो उसकी माँ ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेंटली टेंशन थी घर में, बहुत। और टेंशन क्या थी कि इसके चाचा, पेशेंट के चाचा, प्रेग्नेंट वुमेन के देवर की बहुत सारी कुछ गलत आदतें थी, जिसकी वजह से उन्होंने, जब वो 7th मंथ की प्रेगनेंसी थी, उस समय उन्होंने सुसाइड कर लिया था। दो ही भाई थे ये लोग, इनके पिताजी। तो एक छोटे भाई, छोटे बेटे ने जिस घर में सुसाइड कर लिया हो, और ये प्रेगनेंसी 7th मंथ की हो,
अचानक से एक घटना सामने आई तो फर्क तो पूरे घर को पड़ता है, और फर्क इसकी माँ को भी पड़ा। तो एलिमेंट फ्रॉम सडन शॉक एक रूब्रिक आया। इसका मतलब ये हुआ, उस वरीड में, उस टेंशन में, उस चिंता में कुछ ना कुछ तो एक मेंटल बॉदरेशन, एक मेंटल चीज उसकी, जो माँ ने फील की वो बच्चे ने जरूर फील की होगी, है ना। हम उसको एक थॉट बना के रखेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट फ्रॉम सडन शॉक एक रुब्रिक आएगा। अचानक से उन्होंने सुसाइड किया और अचानक से आप देखते हैं कि घर में एक सुसाइडल डेथ हो गई। फिर उसके बाद पेशेंट ठीक है, बर्थ हो गई। उसी दौरान बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है। इसको अपनी पास्ट हिस्ट्री में 2 बार डेंगू की हिस्ट्री रही है, 2 बार हॉस्पिटलाइज हुई है, मतलब मेडिकेशंस उसको चले हैं। लेग्स में ट्विस्टिंग कई बार हुई है, जिसको बोलते हैं मसल्स रप्चर। इसको हेमेंजियोमा बना सबसे पहले सर में, स्कैल्प पर, जिसका लेजर कराया गया। वो ठीक होकर के हेमेंजियोमा इसके आया आर्म में, हाथ में, उसको कट एंड रिमूव कराया गया। फिर उसके बाद उसका हेमेंजियोमा फोरहेड में आया। 3 बार उसका ट्रीटमेंट हुआ, एक बार लेजर हुआ, लेजर 2 बार हुआ, कट एंड रिमूव 1 बार हुआ। तो ये इसकी एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्ट्री है। जिस बच्चे को इतना सारा कंप्लेन्स रहा हो, अब आप समझिएगा, यहां हेमेंजियोमा इज अ ट्यूमर, ठीक। वो ट्यूमर भी आया कहां से, क्यों आया? जो एक मेंटल टेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको मिला, एक सडन शॉक, माँ ने जो फील किया वही सेम बच्चा फील करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद हिस्ट्री होना, बार बार गिरना, या जिसको लापरवाह बोलते हैं ना, लापरवाही में बच्चा गिर जाए, कहीं ना कहीं कुछ थॉट, उसके थॉट प्रोसेस रहा होगा। तो कलेक्शन ऑफ थॉट्स प्रोसेस रहेगा, तो बॉडी ने ट्यूमर बनाया। वो ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह गया, फिर उसने क्या किया, ऊपर निकलना ही बंद कर दिया। कहाँ जाके चला गया? ओवरी में चला गया। ओवेरियन ट्यूमर ही तो है पीसीओएस। पीसीओडी क्या है? ओवेरियन ट्यूमर है। ओवरीज में सिस्टिक ग्रोथ हो जाती है, उसका सिस्ट इनलार्जमेंट हो गया, ओवेरियन ट्यूमर बन गया। उसकी माँ को थायराइड है, इसका मतलब इसका बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा है, और इसकी माँ को थायराइड है। तो ये हुआ ना कहीं हार्मोनल ट्रबल। इसको अभी थायराइड नहीं डायग्नोस हुआ है, लेकिन जो पीसीओडी है, ट्यूमर है, वो अब हार्मोनल करेक्शन नहीं है। पीरियड्स इतना लेट आ रहा है, इसका मतलब वहां पे हार्मोनल करेक्शन नहीं है अब। तो माँ को भी थायराइड है, और इनको भी आप थायराइड जैसे सिम्टम्स ही मानिए। आने वाले वक्त में ये थायराइड बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो फादर को डायबिटीज है, बीपी है, ठीक है। भाई बहन में 2 बहनें बहनें हैं, बड़ी बहन है, ठीक है। छोटी बहन मतलब खुद है। इनकी दादी को नींद में चलने की दिक्कत थी, सोमनाम्बुलिज्म। इसको हमने कब पढ़ाया था आपको? अटैचमेंट में मैम, अटैचमेंट। डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। सोमनाम्बुलिज्म मतलब स्लीप में आपका मेंटल और इमोशनल डिटैच हो गया आपका फिजिकल बॉडी से। यहाँ पे हम एक सिम्टम मानते हैं सडन शॉक।
सडन शॉक। ठीक है, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में सिम्टम्स को नोट कर रहे हैं। हमने क्या हिस्ट्री में लिया, ये बात की बात है। जो मेंटल आपको फिजिकल पास हिस्ट्री में मिलेगा वो आपको नोट करना है। और कोई भी चीज बिना नोट किए, और ये जरूरी है कि किस सन में हुआ, कब हुआ। तो यहां पर हमें लिखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हिमेंजियोमा, हिमेंजियोमा, मल्टीपल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या लिया, लेजर और कट एंड रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट डेंगू 2 times। लिगामेंट टियरिंग many times। और कोराइजा, कोराइजा अभी भी है, एलोपैथिक ड्रग्स। ये सब हमारे काम की चीजें हैं, इसमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे काम का नहीं है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारा एलोपैथिक दवा चला है, तो फिर आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कौन बताएगा। जहां पर आपको हिस्ट्री में या प्रेजेंट कंप्लेन है, हिस्ट्री में ले लिया हमने, बहुत दवाइयां लिया, लेकिन जब आपके प्रेजेंट कंप्लेन में जिस समय की हिस्ट्री पेशेंट लेकर आया, उस समय अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि दवाइयों का बहुत ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर है, हम मानते हैं कि दवाइयों की वजह से बीमारियां आई, लेकिन पेशेंट कहता है कि दवाइयां, जब से ये दवाइयां चली, ये दवाइयां चली, इसकी वजह से हमें दिक्कत हुई। जब आपको प्रेजेंट कंप्लेन में दिखता है कि एलोपैथी की दवाइयों के बाद से ऐसा हुआ या बहुत जरूरत से ज्यादा एब्यूज हो गया एलोपैथिक दवाइयों का, तब हम सिम्टम लेते हैं। हर केस में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हर केस कोई ना कोई मेडिसिन लेकर ही आता है, इसलिए हर केस में ये रुब्रिक नहीं लेना है। आपको रुब्रिक पता चल गया तो आपने कहा ये तो हुआ ही होगा, इतनी दवाई ली तो इससे हुआ ही होगा, तो होगा पे कोई काम नहीं होता है। तो हम लोग क्या रुब्रिक लेते हैं, जनरल में जनरल मेडिसिन एलोपैथिक अब्यूज ऑफ। मेडिसिन एलोपैथिक। देखो अब्यूज ऑफ। एब्यूज ऑफ है, एक ओवर सेंसिटिव है, जैसी दवाई खाई बॉडी में रिएक्शन हो गया, ये ओवर सेंसिटिव टू। और एब्यूज मतलब हमने वहां पर बहुत सारी दवाइयां अननेसेसरी ले ली, है ना। लेने के बाद कंप्लेन्स बढ़ी हैं। इस केस में ऐसा नहीं लिया है हमने, ये हमने कोई रुब्रिक नहीं लिया है एलोपैथिक एब्यूज ऑफ, लेकिन चूंकि बात आई तो मैंने आपको एक सिम्टम बताया। तो हम लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक, कोई सवाल हो तो पूछो। इसकी कंप्लेन आपको पता ही है, मेंसेस 2-3 महीने नहीं आता है, शुरू से नहीं आ रहा है,
लोअर बैक में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ओवेरियन ट्यूमर है इसको, सर में दर्द रहता है, जुकाम बचपन से ही बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। वेट गेन है ही है, 76 kg। पेट में गैस बनना, दर्द होना, डायरिया बड़ा कॉमन सी बात है। सीने में जलन होना, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है। 19 साल की बच्ची है तो शादी वादी इसकी अभी हुई नहीं। ठीक। हाँ जी। इसका एक और सिम्टम मिला है, सोमनाम्बुलिन स्लीप ड्यूरिंग पास। 5 साल पहले, पास हिस्ट्री में फिर एक बार आ जाइए। एक और सिम्टम मिला है यहाँ पर इसको भी। फाइव, 5 साल पहले तक, चूंकि ये पास हिस्ट्री में इन्होंने नहीं बताया, नींद के दौरान बताया। चूंकि ये बहुत कई बार नहीं हुआ, 1 या 2 बार हुआ, तो उन्होंने इसको पास हिस्ट्री में, स्लीप में बताया। आपको पास हिस्ट्री में भी नोट करना है, और जहां पर आप स्लीप नोट करते हैं वहां पर भी आप नोट कर सकते हैं। और उसके ड्रीम्स भी आते थे पास हिस्ट्री में। पास हिस्ट्री में ड्रीम्स, ड्रीम्स इसको आते थे कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, तो इसको डर जाती थी। हम इसमें नाइटमेयर लिखे ले रहे हैं आपको समझने के लिए कि डरावने सपने। सपना मिलता है तो आपको अपने ड्रीम्स में जा करके वहां ढूंढना होगा। ये समझो कि 19 साल की ये हिस्ट्री, और 19 साल में भी क्या, मुझे लगता है 13 साल से पहले की ये हिस्ट्री है। ठीक है। इतना कुछ उसकी लाइफ में हुआ, तब जाकर के 19 साल की उम्र में इसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। अब आपको समझ में आता है कि प्रेजेंट कंप्लेन, पास हिस्ट्री को समझने से आपको समझ में आती है ये बीमारियों की सीढ़ी क्या रही होगी, ये बीमारियां आई कैसे, उसको इतनी सारी बीमारी इसको कैसे आ गई। और जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में पास हिस्ट्री इतनी गहरी मिले ही। अब हम आते हैं फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री, मदर, सबसे पहले माँ को क्या क्या प्रॉब्लम रही। इसकी माँ को हाइपोथायराइडिज्म। फादर, इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके भाई, ब्रदर, और सिस्टर कितनी है। यहाँ पर हमने देखा कि भाई नहीं है, 2 बहनें हैं, और ये छोटी है। ठीक है। कई बार होता है कि 5 6 बहन बहन भाई हैं। हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किस नंबर के हैं आप, आपका नंबर कहाँ आता है। अगर भाई नहीं है, देखो, तो परिस्थिति घर की क्या हो सकती है। पेरेंट्स शहर के सिनेरियो में बहुत नहीं सोचते हैं पेरेंट्स की बेटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम हाईटेक से बियॉन्ड जाते हैं, तो वहां पर एक थॉट होता है कि भाई नहीं है, और बहन अगर सबसे बड़ी है, कितना रिस्पॉन्सिबल है।
कई बार देखा है कि दूसरे नंबर का भाई या तीसरे नंबर का भाई या दूसरे नंबर की बहन, तीसरे नंबर की बहन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उसकी पर्सनालिटी समझ में आती है। तो यहाँ पर आप किस नंबर के हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कितने भाई बहन हैं और किस नंबर के हैं, ये हिस्ट्री में समझना बहुत जरूरी है। या सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं या बीच के हैं, भाई है कि नहीं है, या भाई हैं तो बहनें कितनी हैं आप, इन सब का आपकी लाइफ स्टाइल पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन है और ये छोटी बहन। आपके दादी बाबा, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, नाना, नानी, मामा कितने हैं, मामा की संख्या कितनी है, नंबर जानना जरूरी है कि कितने मामा हैं, और उनमें से किसी को कुछ नहीं है कि नहीं। उसके बाद बात करें तो मौसी, मौसी कितनी है, बुआ कितनी है, चाचा या ताऊ, इतने ही रिश्ते होते हैं कि और भी होते हैं? हम्म। मम्मी पापा भाई बहन नाना नानी मामा मौसी दादी बाबा बुआ चाचा ताऊ, यही रिश्ते हैं जो आपके खास रिश्ते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबरिंग भी लिखनी जरूरी है। नंबरिंग कैसे? कि जैसे मान लिया भाई एक है और बहन दो है, तो ये तीन भाई बहन हो गए। उनको कोई बीमारी तो नहीं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई बहनों को कोई बीमारी तो नहीं है। हर चीज हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम आपको बोलते जा रहे हैं। आपके दादी और बाबा में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नाना नानी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मामा कितने हैं, दो मामा हैं, मौसी कितनी है, एक मौसी है, बुआ कितनी है, इनकी संख्या जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि आपको एक फैमिली ट्री पता रहनी चाहिए। इसलिए इनकी संख्या लिखकर मैंने आपको बताया। इनके बारे में आपको जरूर पूछना है। क्या फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई पाइल्स की हिस्ट्री तो नहीं रही, या कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं रही, या ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं रही? इसके साथ साथ किसी को आर्थराइटिस की हिस्ट्री, हार्ट पेशेंट तो नहीं है कोई? हम्म। किडनी ट्रबल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं कि इनकी हिस्ट्री तो नहीं रही, क्योंकि इन हिस्ट्री से भी हमको दवाई निकालने में मदद मिलती है। किसी फैमिली में अगर, ये जरूरी नहीं कि पहले पहली बार के एनालिसिस में ही हमको जरूरत पड़े, है हमको बाद के फॉलोअप में भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे
जर्नल में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, 20 दवाइयां हैं। क्योर के दौरान जब आप मेडिसिन का चुनाव करते हैं, उस समय प्रोमिनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमको हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का क्या वैल्यू है और कौन सी दवाई का चुनाव हो सकता है। हो सकता है कि पहली बार में हम फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को कंसीडर ना करें, लेकिन फैमिली हिस्ट्री अगर ट्यूबरकुलोसिस की है तो इनमें से कोई एक दवाई के बारे में हमको बीच में कभी ना कभी सोचना पड़ेगा, जो हमारा नोसोड होगा। अगर हम इसको हटाएंगे नहीं, इसको इरेडिकेट नहीं करेंगे, तो पेशेंट क्योर नहीं हो सकता। जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, जिस किसी के परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो उसका नोसोड मेडोराइनम ही होगा, ऐसा नहीं है। मेडोराइनम जरूर आएगा, लेकिन ऐसा जरूर है, ठीक है। मेडोराइन नोसोड्स कई हो सकते हैं वक्त के हिसाब से, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया कि जो मियाज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, और आज के सिनेरियो में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। तो जब पेशेंट क्योर नहीं हो रहा होता है, जब सिम्टम्स बार बार पलट पलट के आ रहे होते हैं, तो यही ऑब्स्ट्रक्शन है जो पास हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री में जो दवाई आएगी, यही वो ऑब्स्ट्रक्शन को निकालेगी। इस दवाई का चुनाव फैमिली हिस्ट्री में भी मैंने आपको सिर्फ एक बच्चे की हिस्ट्री के साथ समझा दिया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज जरूर करूंगी। ये तो एक बच्ची की हिस्ट्री हो गई, लेकिन आपको पूछना क्या क्या है, आप क्या क्या पूछ सकते हैं। कभी टाइफॉइड तो नहीं हुआ, मलेरिया तो नहीं हुआ, या ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुआ, किसी को का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी का, या हमने ब्लड डोनेट तो नहीं किया। ब्लड डोनेट का बहुत महत्व तो नहीं है। हाँ, ब्लड डोनेट का महत्व तो तब हो सकता है जब हमने ब्लड दिया उसके बाद से हमको कोई दिक्कत आ गई, है ना। तो हम वहां पर कहीं ना कहीं मान लेंगे कि फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस, ठीक है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन का बहुत महत्व तो नहीं है। हाँ, अगर वो बार बार ब्लड दे रहा है तो एक उसका मेंटल लेवल जरूर पता चलता है कि ये दयालु प्रवृत्ति का है। सिंपल दयालु नहीं है, वो परोपकारी है। दयालु और परोपकारी में अंतर है, सिंपैथेटिक और बेनेवोलेंस में अंतर है। तो टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिजिल्स, इवन क्या क्या बीमारियां हुई हैं, है ना, ये हमको। हाँ, पास हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री में, पास हिस्ट्री में ये मैंने आपको बताया एक पेशेंट का, ये तो एक सिंपल उदाहरण दिया। पास हिस्ट्री में जो जो बीमारियां हुई हैं, इवन टाइफाइड हुआ है, या बार बार किसी को मलेरिया हुआ है, हम्म, या कोई भी बीमारी अगर बार बार हुई है उसको, तो जब आप प्रेजेंट कंप्लेन, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री और फिजिकल जर्नल, मेंटल जर्नल को कंक्लूड करके कोई एक दवाई का चुनाव करते हैं,
आपको जो पीछे में हुई है बीमारियां, उसको कंसीडर जरूर करना पड़ेगा। हम लोग कई बार मलेरिया और टाइफाइड को छोड़ देते हैं, लेकिन पेशेंट तब तक क्योर नहीं हो सकता। सिर्फ टीबी हुआ है हम तभी हिस्ट्री ऑफ दो सिम्टम दिए हुए हैं। एक सिम्टम दिया हुआ है जनरल में, फैमिली हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हम्म ये मैंने आपको बता दिया, 20 दवाइयां हैं। और एक दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, दोनों समझ में आ रही हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्रैक्टिस करते हैं उनको तो आ रही होंगी, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको नहीं आ रही होंगी। तो हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का मतलब खुद को हुई है टीबी कभी बचपन में, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस परिवार में किसी को टीबी रही है। तो इनमें जो दवाइयां हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस रही है तो वो कंसीडर करेंगे, और पास हिस्ट्री में रही है तो ये कंसीडर करेंगे। जब तक हम उसके लिए एक अप्रोप्रिएट नोसोड नहीं दे देंगे, वो पेशेंट क्योर नहीं हो सकता कभी भी। अगर बेसिक कारण ट्यूबरकुलोसिस रहा है उसकी बीमारियों का, तब हम उसको उस रूब्रिक को नहीं छोड़ेंगे, उस सिम्टम को नहीं छोड़ेंगे पहली बार में। लेकिन जब हमें क्लियर कट पिक्चर दिख रही है किसी मेडिसिन की, और उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नहीं है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कंसीडर नहीं कर रही है, लेकिन पिक्चर हमें किसी मेडिसिन की दिखाई दे रही है, लेकिन वो सिम्टम उस मेडिसिन में आपको रूब्रिक में नहीं दिखाई दिया, तो पीछे नहीं पड़ना है उस रूब्रिक के। उसको हम छोड़ देंगे, बाद में सोचेंगे, लेकिन हमें सोचना जरूर पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी मैम, एक क्वेश्चन था। बिल्कुल पूछो। मैम, अगर किसी के ट्रीटमेंट के दौरान नोसोड कब यूज करेंगे? मान लीजिए जब बार बार उसको रिपीट कोई डिजीज बार बार रिपीट हो रही है, तो फिर नोसोड यूज करेंगे तब वो ठीक होगा? देखो, वो मैम, नोसोड जो यूज करेंगे वो फैमिली हिस्ट्री के बेस पे यूज करेंगे क्या? नहीं, कई बार पेशेंट ही नोसोड होता है। उसके स्वभाव, उसका टेम्परामेंट में अगर नोसोड आ रहा है तो हम उसको पहले ही दवाई नोसोड से देंगे। लेकिन वो पेशेंट हमेशा नोसोड नहीं रहेगा। कई बार पेशेंट आया आर्सेनिक, और उसकी पर्सनल हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो आर्सेनिक में पर्सनल हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ठीक है, आर्सेनिक दवाई उसकी प्रेजेंट है। देखो, एक चीज का ध्यान रखना है, हमें उस दवाई का चुनाव करना है जो पोर्ट्रेट को कवर कर रही है। पोर्ट्रेट पहला प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई पोर्ट्रेट हमारा आर्सेनिक का है, और एक तरफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी है और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी है, लेकिन पोर्ट्रेट हमारा आर्सेनिक का है, तो हमें आर्सेनिक देनी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जो सिम्टम बार बार पलट पलट के आ रहे हैं। यहां पर दो चीजें हैं कि कई बार ऐसा होता है कि नोसोड का पोर्ट्रेट दिखाई देने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कोई पोर्ट्रेट दिखाई नहीं दे रहा है, और सिम्टम बार बार पलट पलट के आ रहे हैं, बार बार सिम्टम पलट पलट के आ रहे हैं। तो हमको कोई नोसोड ढूंढना पड़ता है उस टेम्परामेंट के आधार पे, उस सिचुएशन के आधार पे। जैसे मैंने आपको एक केस बताया था कि एक पेशेंट मेरी आ, बहुत कुछ ठीक हुआ, उसका सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन उसके पैरों में दर्द वापस आ गया और जा ही नहीं रहा था। फिर हमने बताया यूरिक एसिड एक तरफ बढ़ा था, उधर हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ था, इधर स्वेलिंग बढ़ गई, किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी घट गया थोड़ा सा। तो अचानक से मेरे सामने दवाई नोसोड आ गई दिमाग में। फिर जब हम लोग टोटलिटी में देखते हैं कि कहीं पर है, कहीं ना कहीं वो दवाई पड़ी हुई है, मेडोराइनम उसकी दवाई, तो वहां पर बहुत क्लियर कट पिक्चर मेडोराइनम का नहीं था।
वहां पर नोसोड तब दिया गया जब उसको मेन दवाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा था, तब उसको नोसोड दिया गया। तो नोसोड कभी भी आ सकता है। ये ये आप रट नहीं सकते, ये आप प्रैक्टिस से समझेंगे। बस इतना समझ में आना चाहिए कि एक सिमिलिमम के साथ एक नोसोड भी आएगा। हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस से ही केस शुरू हो जाए वो, जैसे एक पूजा ने केस बताया था कि वो केस हमने ट्यूबरकुलोसिस से ही शुरू किया, तो नोसोड से शुरू हुआ। कई बार केस हम लोग मेडोनाइनम से शुरू करते हैं, कई बार केस हम लोग कार्सिनोसिन से शुरू करते हैं। एक केस हमारे पास आया था कि उसको गंदगी बहुत लगती थी, गंदगी बहुत लगती थी, और उसकी फैमिली हिस्ट्री में एक सिम्टम था, जनरल में फैमिली हिस्ट्री, इंसैनिटी, कार्सिनोसिन और सिफिलिनम। हमने उस केस को सिफिलिनम से शुरू किया। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय का फेस कैसा है। कोई भी दवाई चुनाव करने के समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये नहीं है कि इसका नोसोर चलो सिफिलिनम आ रहा है पहले सिफिलिनम देते हैं। भाई ट्यूबरकुलोसिस का टेम्परामेंट होना चाहिए तभी तो ट्यूबरकुलोसिस देंगे, या कार्सिनोसिन का टेम्परामेंट होना चाहिए तभी देंगे। हाँ, एक फेज ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली, हमने दी, उसको बहुत आराम मिला, फिर उसके बाद वो काम नहीं कर रही, फिर और सिमिलम निकालने का प्रयास किया, फिर दवाई दी, फिर फेल टू एक्ट, तब हम सोचते हैं नोसूड के बारे में। और ऐसे कई फेज आते हैं जहां पर हम नोसूड के बारे में सोचते हैं। कुछ क्लियर हुई बात? मैम, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है किसी का इलाज और वो हाँ, क्योर नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली, बार बार वो रिपीट हो जा रही है, कोई दिक्कत आ जा रहा है, तो हाँ। वो कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री की वजह से आ रहा है, दिक्कत क्या है? किसी एक समस्या की वजह से नहीं आती है बार बार कंप्लेन। बार बार कंप्लेन लौट के आ रहा है, उसको साइकोलॉजिकली भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी सिमिलम है या नहीं, वो दवाई सिमिलर तो नहीं है, और हमें लग रहा है कि सिमिलम है। तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और केंट ऑब्जर्वेशन हमको बताएंगे कि हम सही दिशा में हैं या गलत दिशा में हैं। दूसरी चीज, कई बार केस रिजिड हो गया, वो हिल ही नहीं रहा है। जैसे हम कई बार देखते हैं पीरियड्स के केस में, दवाई दी, एक बार तो पीरियड आ गया, दूसरी बार पीरियड आ ही नहीं रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। और जब मैं इस बात को ठीक से समझती नहीं थी, पेशेंट हमको पर्याप्त समय देता था पर हम फेल्योर हो जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ है। फिर समझ नहीं आता था क्या करें, दवाई तो सही दे रहे हैं फिर भी काम ही नहीं हो रहा है। तब शायद हम मेडोरानम को इतना करीब से समझते नहीं थे। हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे फेल्योर हो गए सिर्फ इस बात को समझने में कि मेडोराइनम ऐसे समय में एक बहुत अच्छा नोसूड है, कि एक बार तो पीरियड आ गया उसके बाद पेशेंट जानता है, बहुत एलोपैथी यूज करके आया है, वो आपको पूरा समय देता है, पर हम कई बार फेल्योर हो जाते हैं, उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो वहां पर हमने हमारे शुरू में बहुत केसेस फेल्योर हुए। और सबसे ज्यादा तो इस मेडोराइनन ने हमको क्यों सिखाया, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल केस थे, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे थे, दवाई काम ही नहीं कर रही थी। सिर्फ ये कमी थी कि नोसोड नहीं दिया गया था, मेडोरानम उसको नहीं दिया गया था, इसलिए वो हील अप नहीं हुआ। मैं अभी एक केस आपको बताती हूँ। अभी शुभांगी सिंह, ये बच्ची का कैलकरिया काब दवाई चल रही, और कैलकरिया काब दवाई चल रही, पीरियड्स आए, बढ़िया आए, फिर उसके बाद बीच में डिले हुए तो फिर पावर बढ़ा दी, आ गए, ठीक है। फिर पावर बढ़ाने के बाद फिर डिले हो गए, फिर आए ही नहीं, 1.5 महीना 2 महीना हो गया। 9 तारीख को मेडोराइनम लगाई दवाई 0/6 में, और उसको पीरियड आ गया 4-5 दिन बाद। ऐसा कई केसेस में मैंने देखा है। बी जब मैं अभी हमने आपको हाँ बुआ। जब हम पढ़ा रहे थे आपको हाँ म्यास, बुआ। कौन है भाई?
जब हम आपको म्याज में पढ़ा रहे थे, जब मैंने आपको बताया कि मेडोराइनम कहाँ पर, मेडोराइनम ना कह करके हम साइकोसिस की बात करें, तो साइकोसिस कहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है? फीमेल जेनाइटेलिया, रोमेटिक अर्थराइटिस, रोमेटिक हार्ट डिजीज, इन और हाइपरटेंशन। अब हर हाइपरटेंशन वाले, देखो होम्योपैथी के बहुत ड्रॉबैक्स हैं। आप दवाई का नाम रट लेंगे, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ये बात को विशेष ध्यान रखना भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ। आपको दवाई के नाम से एग्जाम्पल देते समय बार बार मैं बोलती हूँ कि मेडोराइनम रट मत लेना, समझने के लिए बता रही हूँ। आपको निकालना सिमिलिमम ही है, तो हर पीसीओएस के केस में मेडोरानम ही आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडोरानम आती है। थिंक अबाउट मेडोराइनम, आप मेडोराइनम ही दे देंगे ऐसा नहीं है कि हम बीपी किसी का भी बढ़ रहा है मेडोराइनम ही दे दिया। लास्ट ऑप्शन होता है ये, जब आपके सिमिलम से काम नहीं चल रहा होता है। और मेडोरानम एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको बहुत ही प्यार से यूज करने की जरूरत है। बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज नहीं कर सकते मेडोरानम जैसी दवाइयों का, लेकिन जब हमारे केसेस फेल्योर होते हैं तो हमें नोसोड ही उस ताले की चाबी होते हैं। और कार्सिनोसिन ट्यूबरकुलाइनम, मेडोराइनम, ये एक फ्रीक्वेंट नोसोड हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर, फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री तय करते हैं कि नोसोड क्या क्या आ सकते हैं। और आपका टेम्परामेंट, आपका स्वभाव तय करता है कि नोसोड क्या आ सकता है। यहाँ पर किसी को कोई सवाल? हम नो आप, मैम। हाँ, किसी को कोई सवाल नहीं है? हम आपको कितनी भी हिस्ट्री पढ़ा दे लेना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप स्वयं हिस्ट्री नहीं लेंगे। हिस्ट्री लेना एक कला है। डॉक्टर हैनीमैन सर कहते हैं कि वेल टेकन केस, नॉट ओनली टेकन केस, अ वेल टेकन केस मीन्स 70% क्योर ऑफ द पेशेंट। वेल टेकन केस, इसमें WELL का बहुत महत्व है। बहुत बार हमने हिस्ट्री ले ली और हर लाइन को हम रूब्रिक बनाने लगे तो कचरा फैल जाएगा। बहुत कुछ है हमारे पास लिखा हुआ, हम हर चीज को रूब्रिक नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही नहीं है, पास हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही नहीं है, जितने दुनिया में लोग हैं उतनी वास्ट पास हिस्ट्री है और उतनी ही वास्ट फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि हर ह्यूमैनिटी अलग है, हर ह्यूमैनिटी का अलग कहानी है और अलग हिस्ट्री आएगी। इसलिए पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री को लेते समय जल्दबाजी नहीं, बहुत केयरफुली हमको उस चीज को सुनना और समझना है। कहीं कोई समस्या? जो लोग प्रैक्टिशनर हैं उनको कोई समस्या? ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, भैया पहले पूछेंगे शादी कब हुई। तो शादी कब हुई, उसके बाद चाइल्ड, बच्चे कितने हैं, बेटा कितना है, और
बेटी कितनी है। ठीक है, कोई एबॉर्शन की हिस्ट्री है कि नहीं। उसमें भी, एबॉर्शन की हिस्ट्री में भी स्पॉन्टेनियस या मैकेनिकल या मेडिसिनल, आजकल मेडिसिन भी बहुत चल रही हैं। ठीक है, तीनों का अंतर ये है कि अपने आप से मिसकैरेज हो जाता है तो फिर आएगा टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन। अगर हम बोलते हैं कि कई बच्चे खराब हो गए या एक या दो बच्चे खराब हो गए, तो स्पॉन्टेनियस को हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन, अगर स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। अगर मैकेनिकल है, मतलब कि हमने इंस्ट्रूमेंटली करवाया है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आए, या कितनी बार। मेडिसिनल, कितनी बार आपने मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन सब चीजों का आपकी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। टेंडेंसी ऑफ अबॉर्शन में हमारे पास एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, फीमेल में एबॉर्शन टेंडेंसी, जिसमें 60 दवाइयां हैं। तो फीमेल की ये हिस्ट्री कंप्लीट होती है, जिसमें आपको ये भी समझना होगा, कई बार आपको फीमेल हिस्ट्री में समझ में आता है कि कई बार देखा गया है कि स्टेप चाइल्ड है आपका, मतलब पहली पत्नी गुजर गई, एक बच्चा आपको शादी होकर आए, पहले से ही था, वो स्टेप चाइल्ड हो गया। कई बार स्टर्लिटी है, बच्चे ही नहीं हैं। कई बार एडॉप्टेड चाइल्ड होता है। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो यहां से हमारी मेंटल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। शादी हुई, मेल है या फीमेल है, तो शादी के बाद एक आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रेमेंडस चेंज आता है, फीमेल की लाइफ में भी और मेल की लाइफ में भी। फिर उसके बाद बच्चे, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, ये भी महत्वपूर्ण है कि ये डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है और अगर सिजेरियन डिलीवरी है, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। कई बार सिजेरियन डिलीवरी के बाद में कमर का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन हो जाता है।
ये एक लाइफ चेंजिंग पार्ट है। यहां से आपको मेंटल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। अब हम कल फिर मिलते हैं आप लोगों से फिजिकल जर्नल के साथ। आज के बहुत कुछ है, ये तो हमने आपको बहुत ही अंश मात्र बताया कि पास हिस्ट्री को में क्या क्या जरूरी होता है पूछना, पास हिस्ट्री हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, और फैमिली हिस्ट्री हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इतना जितना मैंने बताया, आगे हम लोग बहुत कुछ बात करते रहेंगे, कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे, जिससे आपको भी सिम्टम समझने में मदद मिलेगी कि पेशेंट कैसे बोलता है और हमें कैसे किसी चीज को समझना है। ये सब चीजें हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो कल की प्रेजेंट कंप्लेन और आज की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कुछ बोलो भाई तुम लोग। चलो अच्छी बात है। आशीष, डॉक्टर आशीष। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? मैम चरण स्पर्श मैम, ठीक है मैम, आप लोग कुछ रहो, कहाँ गायब हो भाई? दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं तुम्हारे। अरे मैम एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, मेरे को कुछ इशू आ रहा था इस वजह से, नहीं तो इसलिए क्लासेस काफी मिस हो गई मेरी। बेटा कर लो। नहीं मैम, आगे से पूरा प्रयास रहेगा। BHMS हो, नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। जी जी। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, सब चलता रहेगा, लेकिन जब जी आप प्रोफेशनली आप कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे नहीं कर रहे हो, लेकिन आ, ये तो कभी परिपूर्ण हो नहीं सकता। हम्म। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल नहीं, पढ़ाई तो वो मैम कभी कंप्लीट नहीं होगी, हमेशा सब चलती कुछ ही आ रहेगी। नहीं सकता। तो जी क्यों ना हम 1 घंटा अपनी होम्योपैथी को दान में दे दें? 4 दिन, चार मैम मैं घंटे बहुत टाइम, जी 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 मैम, बहुत टाइम से प्रयास कर रहा था, बट मैम थोड़ा सा इश्यूज था, अब ठीक हो गया है, आगे से क्लास अरे अटेंड। बेटा, इश्यूज आते रहेंगे। हम जी। सक्सेस तभी होते हैं जब हम कमिटेड होते हैं। कई बार लगेगा क्या फालतू 1 घंटा जुड़े हुए हैं, कुछ नया तो मिला नहीं हमको, लेकिन अरे फिर नो भी मैम, कभी भी ये चीज नहीं हमें लगती। हो सकता है हमेशा बहुत ऐसा लगता सारे है लोगों दोबारा को से ठीक लगता होगा, लेकिन है। हमें अच्छा लगेगा तुम जुड़ोगे। और एक चीज और बता दें, सारी समस्याओं का अंत क्या होता है? जब आप प्रैक्टिस में अच्छे होंगे और आपके केसेस ठीक होंगे, टेंशन एक तरफ, ये सुकून एक तरफ। वो मैम बिल्कुल। इनको जूम में ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी, लिंक से कुछ बॉस ने बताया था। हाँ नहीं, बिल्कुल हो रही होगी। अगर हम कहेंगे नहीं तो कल जुड़ेंगे नहीं। नहीं मैम, आगे से बिल्कुल जुड़ेंगे, वो गलतियां हो गई थी, बट मैम मन तो काफी रहता कि जुड़े रहे, बट वो चीजें थोड़ी सी इशू, बहुत टेक्निकल सारे इशू। ऐसे लोग हैं जिनको सच में मन करता है कि कान पकड़ के मैं बोलूं कि क्यों नहीं जुड़ रहे हो भाई? तुम 1 घंटा अरे नहीं मैम, निकाल पा रहे हो? दोनों कान पकड़ के एकदम हाँ? पिटाई लगाई है पूरी। लेकिन जी जी। हमको लगता है कि देखो, बड़ा मुश्किल से शुरू हो पाया और बहुत टाइम से इसका प्रोसेस चल रहा था, लेकिन चलो अल्टीमेटली हुआ तो सही। है मैम ना? आप लोग की मेहनत अभी भी मतलब उसी तरीके से, उतना मतलब हाँ, इतना लेकिन मेहनत तुम कर रहे हैं, ये लोग बहुत नहीं अच्छा लग दिखते रहा हो है। मेहनत जी करते जी। हुए, इस बात का कष्ट है हमको। रियली मैम सॉरी, बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे। नहीं, अब आगे से मैम शिकायत नहीं मिलेगी जी। जुड़ो जुड़ो, क्योंकि देखो, जिस दिन जो मिल जाए वही अच्छा है, काम का है। और हमको लग रहा है आज बहुत सारी नई चीजें तुमको मिली होंगी, जो हमने तुम लोग जब यहाँ आए थे तब नहीं पढ़ाई थी ये बातें। क्योंकि ये तो रोज बिल्कुल सीखने की चीज है। 5 साल बाद हमसे कोई पढ़ेगा, फिर कुछ नया बताएंगे जो हमें आज नहीं पता होगा। बिल्कुल मैम, हर बार हर नई चीज सीखने को मिलती है, जब भी कोई चीज या नया टॉपिक, एक ही टॉपिक को 10 बार भी रिपीट करेंगे मगर फिर भी उसमें हर बार नई चीज सीखने को मिलती है। तो पिछले 5-6 सालों में ऐसे केसेस थे जो निकलते ही नहीं थे, क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आता था। तो ठीक है, अगर आप किसी चीज को ढूंढना शुरू करते हैं, चीजें निकलती भी हैं, मिलती भी हैं।
तो जो अपना जी एक्सपीरियंस है हम तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और कोशिश करो कितना भी बिजी हो, जैसे आज भी देखो हमें जाना था, है ना, हमने वो जाना जी छोड़ मैम। कि नहीं, जो एक कमिटमेंट है मंडे टू थर्सडे का उसको कंटिन्यू करें। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर साहब ने किया, डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो मैं होती हूँ, दोनों में से एक जने जरूर होते हैं कि नहीं ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हमने ही ब्रेक किया तो फिर कैसे कंटिन्यू हो पाएगा। तो बिल्कुल मैम, मैम आप लोग के आशीर्वाद से ही हैं हम लोग, और हाँ, और कल अगर आगे तुम के नहीं जी। जुड़े तो फिर हम तुमको लखनऊ आके डांटेंगे। पक्का मैम, पक्का। ऐसा आगे शिकायत नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाँ, बस टेक्निकल इशू था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, नहीं बाकी नहीं, आगे कोई शिकायत बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी। सब जुड़े और जुड़े रहें, हमें भी अच्छा लगता है। अरे मैम, आपके आशीर्वाद की हमेशा जरूरत रहेगी। नहीं ठीक है, हमारे गुरु का आशीर्वाद हम जी जी लोग को मिलता रहता है। रोज हमारे गुरु हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या पढ़ाया आज, उनसे हम लोग बताते रहते हैं बीच बीच में। और सर से जी। आज भी हम लोग जुड़े रहते हैं, देखो 20 साल हो गए गाजीपुर छोड़े हुए हम लोगों को। तो उन्हीं का यस मैम। दिया सब है, और तुम लोगों की तरफ रिफ्लेक्ट होता रहता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, डॉक्टर जितेंद्र, अपनी परंपरा में आओ भाई। ठीक है, आज के क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, कल फिर 9 बजे। सब लोग सावधान हो जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे प्रणाम मैम। मैम। राधे प्रणाम राधे। मैम। प्रणाम। मैम